हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चंस हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न को कराऊंगी। और ये जो वीडियो है ये आपका गद्य, पद्य, व्याकरण, सोरठा, छंद, रोला, ये सभी अलंकार वगैरह सबको कवर करके बनाया गया है। इस क्वेश्चन सीरीज का टोटल 5 सीरीज होगा और हर एक सीरीज में कुल 20-20 सवाल होंगे, यानी कि आपका टोटल 100 सवाल मैं कवर कराऊंगी। और अभी तक अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है तो एग्जाम के पहले पहले इस सारे वीडियोस को आप देख लीजिएगा। टोटल 5 वीडियो अलग अलग है, हर एक वीडियो में 20 सवाल है। और जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट आप देख लें उसके बाद एक फुल वीडियो होगा जिसमें सारे 100 सवाल जितने अभी तक ये पांचों वीडियो में अलग अलग है उसमें टोटल 100 सवाल एक साथ में कराऊंगी। लेकिन अभी मैं इसलिए यहाँ पे इसको करा रही हूँ ताकि आपको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी हर एक टॉपिक पे डाउट है तो वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो जो वीडियो होगी फास्ट रिवीजन की होगी, वो मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी जिसमें सारे 100 सवाल मैं आपको फटाफट से खाली बताऊंगी। यहाँ पे मैं समझाते हुए चलूंगी। ठीक है बच्चों, सारे सवाल आपको करने हैं और जिसका पूरा सवाल सही होगा उसको अपना आंसर कमेंट में करना है कि यस आई विल डन। और उसका जो कमेंट होगा मैं पिन करूंगी ताकि आपसे बहुत सारे बच्चे सीखें कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए बच्चों रेडी। पहला सवाल हमारे सामने है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए, चाहे हास्य रस हो चाहे करुण रस हो, दो ही रस हमारे एग्जाम में है, लेकिन दोनों से स्थायी भाव याद रखिएगा। स्थायी भाव क्या होता है पहले मैं वो बता दूं आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, हास्य, शोक, निर्वेद या फिर रति। यहाँ पे हास्य नहीं हास होना चाहिए था। तो हास्य रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब ये होता है कि उस रस के अंदर किस प्रकार का भाव वर्णन किया गया है। जैसे हास्य रस में होगा तो हंसी ठिठोली होगी, लेकिन अगर करुण रस होगा तो वहां पे निर्वेद होगा, दुख होगा, है ना। तो उसका मतलब ये है कि उस रस के अंदर किस चीज का मेंशन किया गया है, दुख है कि खुशी है। तो यही होता है स्थायी भाव। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या बनेगा। हास्य रस है तो इसका मतलब स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि या फिर डी कर्मधारय समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अब कर्मधारय समास क्यों होगा, पहले मैं कर्मधारय की यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि कोई भी शब्द अगर आपका है तो वो कर्मधारय में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, रेडी हो। चलो देखो, सबसे पहले ये बताओ कि आपकी पहचान कैसे होती है, आपके गुणों से ही तो होती है ना। और पीताम्बर का मतलब यहाँ पे क्या है, पीला वस्त्र, है ना, पीला वस्त्र। तो देखो वस्त्र क्या है, पीला है, यानी कि वस्त्र की विशेषता क्या है, पीला है। तो देखो जो चीज विशेषता बताए, है ना। और कर्मधारय का भी मतलब अगर देखोगे तो क्या है, कर्म के आधार पर, है ना। आपका निर्णय किस तरीके से होता है, आपकी कर्मों के आधार पर होता है। तो उस चीज की आपकी क्वालिटी से ही आपकी पहचान होती है। तो किसी शब्द जैसे यहाँ पे पीताम्बर है तो पीला है मतलब वस्त्र, तो वस्त्र क्या है, पीला है, तो उसकी क्वालिटी हमें पता चली ना। जहां पे क्वालिटी समझ है वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। याद हो गया कि नहीं, एक बार से कमेंट में यस बोल दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, करुण रस का आलंबन विभाव क्या। देखो बच्चों, मैं ऐसे आपको करवाऊंगी सारे क्वेश्चन ताकि आप अगर बेसिक नहीं आपको आता है तो बेसिक भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग वीडियो बना रही हूँ। जब पांचों वीडियो कंप्लीट आप देख लेना उसके बाद 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी उसमें सारे 100 सवाल होंगे, उसको आप फटाफट से रिवाइज कर लेना। इसमें मैं हर चीजें समझा के बताऊंगी, वहां पे मैं समझाऊंगी नहीं, केवल आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। ठीक है, चलो। करुण रस का आलंबन विभाव क्या है। ऑप्शन है, ए विनष्ट वस्तु, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी शोक या फिर ऑप्शन डी उद्दीपन। करेक्ट आंसर विनष्ट वस्तु हो जाएगा। विनष्ट वस्तु की जगह पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में व्यक्ति भी दे सकता है। ठीक है, तो चाहे वस्तु कहे चाहे व्यक्ति, दोनों इसका आंसर बन जाएगा। करुण रस का क्या बोला है, आलंबन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे रस है, जैसे करुण है या फिर जो हास्य रस है, वो किस कारण से हुआ है। कारण क्या है यहाँ पे, किसी व्यक्ति या वस्तु का नष्ट होना, तो क्या है करुण रस। अगर किसी चीज से हमें हंसी आ रही है, मतलब वहां पे हंसी का कुछ है तो वहां पे हास्य रस हो जाता है। तो मतलब ये है कि रीजन वहां पे जो होता है वही होता है आलंबन विभाव। ठीक है, चलिए चौथा सवाल, छंद के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 2। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 3। छंद के 3 भेद होते हैं, लिखिएगा, समझिएगा। मात्रिक छंद होता है एक, जो कि हमारे सिलेबस में है। एक होता है वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, और एक होता है वर्णिक वृत्त। क्या होता है बच्चों, वर्णिक वृत्त होता है। ये जो छंद है वो 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद जो कि हमारे सिलेबस में है। मात्रिक छंद क्या होता है, जहाँ पे हम मात्रा के अनुसार गणना करते हैं। दूसरा है वर्णिक छंद, जहाँ पे वर्ण के अनुसार गणना की जाती है।
तीसरा है वर्णिक वृत्त। यही जो वर्णिक छंद होता है बच्चों, जब इसको क्रमानुसार लगा दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वो वर्णिक वृत्त कहलाता है। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आ गया। तो जो छंद है उसके कितने भेद हो गए, 3 भेद, वर्णिक, मात्रिक और मार्गिक वृत्त। तो 5वां सवाल है, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 24। याद ये रखिएगा बच्चों कि जैसे मान लो ये 4 चरण यही तो होंगे ना, पहला चरण फिर कॉमा फिर दूसरा चरण, तीसरा चरण कॉमा फिर चौथा चरण। जो सोरठा होता है याद रखिएगा उसमें पहले और तीसरे चरण, ये पहला चरण, दूसरा फिर ये तीसरा, इस चरण में कुल 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में कुल 13 मात्राएं होती हैं। अब पहला पूछा क्या गया है, सोरठा के पहले चरण में, तो पहले और तीसरे में क्या 11 मात्रा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम इसी का उल्टा होता है दोहा। ठीक है, मान लो दोहा के ये 4 चरण है, ठीक, पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना। सोरठा और रोला में, सोरठा और दोहा में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। अगर आपसे रोला पूछा जाए तो रोला के 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 24 मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 5 के 5 सवाल में अभी तक अगर डाउट हो तो एक बार से कमेंट में करना, जो चीज़ पे आपको डाउट हो वो चीज़ लिख देना, उसका आंसर मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी आपको। ओके, चलिए बेटा आगे सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका आपको बताना है अलंकार इसमें कौन सा है। ऑप्शन है ए ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या फिर ऑप्शन डी उपमा अलंकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे क्यों है, इसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जिसमें उपमेय की उपमान से संभावना की जाती है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब संभावना यहाँ पे ये की गई है कि जो कृष्ण जी की दोहा है वो कृष्ण जी के लिए है, उनका जो सांवला शरीर है उसकी जो उपमा है वो एक पर्वत से की गई, नीलमणि पर्वत से, लेकिन उनका जो पीला वस्त्र है वो सूर्य से किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जब तुलना करी जाती है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल है, त्रिकोण में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या फिर डी द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, राइट आंसर बनेगा। अब कर्मधारय मैंने आपको बता दिया, अब बारी है द्विगु समास की। देखो जहां पे क्या आ जाए, संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब 3 कोण, ठीक, तो संख्या आ गई 3, तो जहां पे संख्या आ जाए, जैसे नवरात्रि, तो नवरात्रि मतलब नवरात्रों का समूह या नवरात्रियों का समूह, तो 9 आगे आ गया ना, तो जहाँ पे संख्या आ जाए, नंबर आ जाए 2 3 4 5 6 जो भी आ जाए, तो वहाँ पे जब भी संख्या आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक, 8वां सवाल, माटी की मूर्त किस विधा की रचना है? सबसे पहले ये जानिए कि माटी की मूर्त है किसकी रचना, तो महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी विधा है, याद रखिएगा रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय, गुलाब राय, प्रेमचंद या बिहारी। करेक्ट आंसर बच्चों अमृत राय। अगला सवाल, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक, अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी आत्मकथा, जहाँ पे लेखक से संबंधित शब्द है, जैसे मेरी, अपना, ऐसा कुछ शब्द है, समझ लेना वहां पे हमेशा आत्मकथा रहेगी। आत्मकथा का मतलब क्या होता है, जो कवि या लेखक अपने बारे में लिखते हैं, तो वहां पे उनका उनसे संबंधित कुछ शब्द ऐसे जरूर होंगे जहां से आपको पता चल जाएगा ये आत्मकथा है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना इतने सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी प्रेमचंद्र, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। हंस जो है ये क्या है, एक पत्रिका है, पहली बात तो यही याद रखिएगा। संपादन किसने किया है इसका? प्रेमचंद्र ने किया है। ठीक, चलिए अगला सवाल, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, बी यशपाल, सी प्रेमचंद या फिर डी जटमल। तो प्रेमचंद्र का आपने अभी देख ही लिया हंस है, तो बाला बोधनी पत्रिका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 13, गोरा बादल की कथा। बच्चों ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, गोरा बादल की कथा की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जटमल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, सी सुमित्रा नंदन पंत या फिर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जटमल। 14 नंबर क्वेश्चन, बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पणीश्वर नाथ रेणु, बी जटमल,
सी अमृतलाल नागर या फिर डी सदन मिश्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी अमृतलाल नागर। अगला सवाल, धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन है? अच्छा देखो क्या लिखा है, ये धर्मयुग, क्या लिखा है? धर्मयुग। धर्मयुग में ही राइटर का नाम छिपा हुआ, धर्मवीर भारती। किसके है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देता आपको, तो यहाँ पे आप आंसर यहाँ से लिख लीजिए। ओके, चलिए बच्चों आगे नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही ऑप्शन लिख दिया था, कोई बात नहीं। चलो, उस पार के पड़ोसी किस विधा की कृति है? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत या फिर ऑप्शन डी निबंध। क्या लिखा है? उस पार के पड़ोसी, है ना। तो कुछ इससे समझ में आ रहा है कि क्या है ये? यात्रा वृत्तांत है। अगला सवाल, अच्छा देखो मेरे आंसर लिखने से पहले आप अपना आंसर अपने मन में सोच लिया करिए। इससे ये होगा कि आपको अपने आप पे पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा तैयार है। ठीक, टेस्ट भी हो जाएगा आपका साथ साथ में। और समझ लो ये बात कि जो लास्ट तक बच्चे बने रहेंगे और जो लास्ट तक अच्छे से पढ़ेंगे, मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो है, आप इस 15 मिनट में समझ लो 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है ये आप तय कर लीजिए। नंबर लेके आने हैं तो वीडियो में लास्ट तक देखो और अच्छे से सारे सवाल तैयार कर लो। नहीं लाना है तो फिर बात ही कोई नहीं है। ठीक, चलो अगला सवाल देखो, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी नटमन, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर जो है क्या है बच्चों? निबंध है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना, यानी कि करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अगला सवाल, कहनी अनकहनी किसकी रचना है? ये क्या है? निबंध है। पहली बात तो यही याद रखो, क्या है? निबंध। कई बार विधा भी इसकी पूछते हैं। ऑप्शन ए विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र या फिर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। ओके, अब बाकी जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो बड़े बड़े हैं, उनके ज़्यादा जगह उनको लगेगी लिखने के लिए, इसीलिए आपने देखा कि मैंने इसमें केवल 3 क्वेश्चन रखा है। चलो 2 क्वेश्चन जो बड़े बड़े वाले हैं उसको थोड़ा सा अलग है, वो डिफरेंट है थोड़ा सा, है ना। चलो उसको कवर करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यहाँ पे सुमेलित करना है। ये है लेखक का नाम और दूसरी साइड है उनकी रचनाओं का नाम। ठीक है, अब आपको इसको मैच करना है। देखो मैच करने के लिए सबसे एक अच्छी सी ट्रिक बताऊं, आप इसको ना देख करके, हम लोग क्या करते हैं, हमारी पहली गलती क्या है, हम लोग पहले इस तरफ देख लेते हैं। आपको यही नहीं करना है, आपको दूसरी साइड वाला देखना है, ऑप्शन देखने हैं कहाँ पे हमें मैच करना है। जैसे कि देखो अभी सामने दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा इजी ये लगेगा और सही भी लगेगा। ठीक है, देखो रचनाएं हैं और इसको लेखक से हमें मिलान करना है। सबसे पहले रचना क्या लिखी है? कलम का सिपाही। किसकी रचना है? कलम का सिपाही, अमृत राय की, हमने मिला दिया। अच्छा देखो करबला किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की, मिला दिया। उजली आग किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मिला दिया। जो बच गया वो लास्ट है, ऑप्शन एक ही बचा, मिला दो फटाक से। ठीक है, तो ऐसे आपको जो नहीं आता है वो भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे सवाल देखेंगे। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्या बताना है? कौन सा वाक्य सही है। सवाल है झूठा सच यशपाल का काव्य है, गलत है ये। दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है, गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार है, बिल्कुल सही है। और गबन बालकृष्ण भट्ट की, बिल्कुल नहीं, गबन किसकी है? प्रेमचंद की है। अच्छा देखो ये झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की ही रचना है, लेकिन ये काव्य नहीं है। अब आपका होमवर्क ये है, आपको बताना है कि ये जो झूठा सच है किस विधा की रचना है। झूठा सच किस विधा की रचना है। अब आपका ये होमवर्क है, आप अपना होमवर्क लिख लो। बिना होमवर्क के क्लास मजा नहीं आता ना पढ़ने में। स्कूल में भी होमवर्क मिलता था, है ना, हर सब्जेक्ट में होमवर्क देते थे टीचर। चलो मैंने भी आज आपको होमवर्क दिया है, आप इसको होमवर्क समझ लीजिए और करिएगा इसका आंसर। जो बच्चे देखो करेंगे उन्हीं का प्रॉफिट है, जो नहीं करते हैं, जो मन के हिसाब से चलेंगे भैया उनका कुछ नहीं हो सकता। जो नियम के अनुसार चलेंगे उनका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।